Good evening everyone, this is lecture number 3 and today we will complete our first chapter. In previous two lecture हमने problems की थी from chapter first electric charges and the field. So आज हम इसको complete कर देंगे. आज के lecture में हम जो question करने वाले हैं वो आए हुए हैं आपके नीट में और जेई. चलिए, my name is Rahul Panchal and you are watching Ignite Physics. Let's start. Okay, here is your first question. पढ़िए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर, दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर हैं, ऊपर लेते हैं, सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L आर इनिशियली एट ए डिस्टेंस D apart because of their mutual repulsion. तो अभी तक इसने क्या कहा कि दो आइडेंटिकल स्फीयर हैं, ठीक है, स्फीयर 1 स्फीयर 2 सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट ले लिया जी, ठीक है, बाय टू मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L. जो ये स्ट्रिंग यूज की गई है यहां पर, इनकी लेंथ L है और इनका मास नहीं है, आर इनिशियली एट ए डिस्टेंस ऑफ D. तो ये दोनों क्या है भाई? D डिस्टेंस पर, ठीक है, जो कि क्या है, बहुत बहुत कम है L के रिस्पेक्ट में. यहाँ पे एक और कंडीशन है कि D की वैल्यू क्या है, बहुत बहुत D की वैल्यू बहुत बहुत कम है L के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एट ए डिस्टेंस D अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन. क्योंकि दो चार्ज स्फीयर हैं, दोनों के ऊपर, इसके ऊपर भी प्लस क्यू मान लिया है, इसके ऊपर भी प्लस क्यू मान लिया है, माइनस क्यू मानोगे तब भी रिपल्शन होगी. तो यहां पर फोर्स ऐसे लग रहा है और यहां पर फोर्स ऐसे. रिपल्शन की वजह से ये एक दूसरे से D डिस्टेंस पर है. क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ mg लगेगा, तो mg लगेगा तो इस तरफ भी फोर्स कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है. बात कर लेते हैं आगे, इतनी सी बात नहीं. द चार्जेस बिगिन टू लीक. पहले इसका थोड़ा, ये डिस्टेंस मेरी ली थी, ठीक है, एक बार के लिए इसको मैं मान लेता हूं थीटा, ठीक है, फिर यहां पे थीटा हो जाएगा. और क्योंकि नीचे की तरफ क्या लगेगा भैया, mg लगेगा. जो जो चीजें मुझे अभी पता है वो मैं लिख देता हूं. इधर mg लगेगा और इधर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, इधर F लगेगा. कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है. इधर F लग रहा है, इधर mg लग रहा है, और इधर क्या लग रहा है, इधर टेंशन लग रही है, क्योंकि खिंचाव होगा ना, ये रस्सी नीचे की तरफ खींचेगी, खिंचाव की वजह से ये यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसके अंदर क्या होगी, टेंशन T होगी, ठीक है. तो T का थीटा इधर है, तो इधर क्या बनेगा, T cos थीटा, और इधर क्या बनेगा, T, ठीक है. ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया. इसको अगर मैं थोड़ा सा इधर बनाना चाहूँ तो बना सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे भी होगी, ठीक है. मैं यहाँ पे बना देता हूँ थोड़ा सा. ये है, यहाँ पर क्या है, ये साइन थीटा है, नीचे क्या है, mg है, इधर क्या है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक है, और ऊपर क्या है, T. ठीक, अभी तक इतनी बात हमें समझ में आ रही है. क्योंकि इन दोनों के बीच में रिपल्शन है और नीचे mg लग रहा है, तो इस वजह से क्या है, जो इनवर्ड, जो नेट फोर्स है इसके ऊपर जीरो है और ये यहाँ पे स्टे किए हुए हैं. ओके. द चार्जेस बिगिन टू लीक. अब ये जो फोर्स है ना, फोर्स F इक्वल टू कितना होगा भाई, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, R मतलब D स्क्वायर, ये होगा, इतना हमें पता है. अब द चार्जेस बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर एट द कांस्टेंट रेट. तो जो चार्ज है वो लीक करना स्टार्ट हो जाता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है दोनों स्फीयर से. तो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और उसने क्या कहा है, बोथ द स्फीयर एट कांस्टेंट रेट. तो कांस्टेंट रेट पर है, तो मतलब कि जो चार्ज चेंज हो रहा है ना, उसकी रेट क्या है, कांस्टेंट है. एक ये चीज दी है. क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है.
एज ए रिजल्ट द स्फीयर अप्रोचेस ईच अदर विद देयर वेलोसिटी v। अब ये कह रहा है कि जो कि ये चार्ज कम होना स्टार्ट हो गया तो चार्ज कम होगा, चार्ज कम होगा तो फोर्स भी कम होगा, फोर्स कम होगा तो ये स्फीयर इस तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। अब ये कह रहे हैं कि अप्रोच एक दूसरे को करते हैं और यहां जाने की जो वेलोसिटी है ना बेटा जी वो v है, इधर जो जाने की वेलोसिटी है वो क्या है, v है। Then v varies as a function of x distance between this pair। जो ये v वैरी कर रही है ना इस x का फंक्शन है, वो कैसे वैरी कर रही है ये बात तुम लोगों से पूछ रहा है। तो इसको मैं एक बार के लिए ना ऐसा कर देता हूं, x मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं भाई, इसको x मान लेते हैं। अब चीज के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, जब इसको मैं आगे सोल्व करूंगा तो मेरा फोर्स निकल के आएगा k q स्क्वायर बाय d लेके चलें x। ठीक है, तो ये बात आगे करें। एक मेरा चार्ज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है कांस्टेंट रेट से, इस चीज का भी हमें कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ओके, अब मुझे करना क्या है, मुझे निकालना है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x। मतलब आपसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है वेलोसिटी निकाल दीजिए x की फंक्शन में, और वेलोसिटी होती क्या है, वेलोसिटी होती है dx by dt। वेलोसिटी क्या होती है, dx by dt। मतलब कि ये चीज मुझे निकालनी है, तो मैं ऐसा करता हूं किसके फंक्शन में, x के फंक्शन में निकालनी है। तो अगर यहां से पहले एक बार कंपेयर करो आप लोग, ये तो इक्वेशन है ही हमारे पास, वहां से कंपेयर करो, वहां से क्या क्या आ रहा है, t sin थीटा, इसको कंपेयर कीजिए एक बार के लिए, बराबर किसके आएगा, t sin थीटा इक्वल टू f के f e, जिसको मैं लिख सकता हूं k q स्क्वायर बाय x स्क्वायर। दूसरा जब ऊपर वाले को कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, t cos थीटा बराबर किसके आएगा, mg। ठीक है, इनको मैं डिवाइड कर देता हूं, t से t कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा k q स्क्वायर बाय mg x स्क्वायर। ठीक है, बात आ गई, q आ गया, x आ गया, और मुझे निकालना क्या है, dx बाय dt। ठीक है, तो x निकालूंगा तो वहां से वेलोसिटी का फंक्शन कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगा, और q का भी डिफरेंशिएशन हो सकता है वहां से, तो क्या होगा, कांस्टेंट लेना है। बात रहेगी थीटा की। अब थीटा भी तो वेरी कर रहा है जब ये नीचे आ रहा है, तो थीटा को चेंज करना पड़ेगा, थीटा को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब उसने एक चीज और बताई थी कि ये वाली जो डिस्टेंस है ना d, ये इसके रिस्पेक्ट में क्या है, बहुत ज्यादा l के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा स्मॉल है, l के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा स्मॉल है। तो एक चीज और मुझे पता है यहां पर क्या, कि जो tan थीटा है वो थीटा है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, sin थीटा भी लिख सकता हूं, और जो किसके बराबर होगा वो होगा आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है ना, आर्क अपॉन रेडियस, तो ये x मानना है तो ये कितना हो गया, x बाय 2। ठीक है, तो आर्क अपॉन रेडियस, तो ये x बाय 2 डिवाइड बाय में, अगर मैं इसका बात करूंगा sin थीटा की परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो x बाय 2 डिवाइड बाय में l, तो आ जाएगा x बाय 2 डिवाइड बाय में l। तो tan थीटा की जगह पे इसको मैं ये लिखा जा सकता है, tan थीटा की जगह पे मैं ये पुट कर सकता हूं, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा मेरा, क्या कि x बाय 2l बराबर हो जाएगा k q स्क्वायर बाय mg x। इसको अगर मैं आगे सोल्व करूंगा, x को एक साइड ले जाओ, q को एक साइड ले जाओ, बाकी को देख लो, तो अगर मैं यहां से सोल्व करता हूं तो मेरा क्या निकल के आएगा, x को देखेंगे तो आ जाएगा मेरा, इसको मैं इतना कर लेता हूं, x क्यूब बराबर हो जाएगा 2lk बाय mg इनटू में q स्क्वायर। इतनी सी बात आ गई, ठीक है नहीं। तो अगर मैं क्या करता हूं, इसको x को निकाल लेता हूं, अकेले को क्या निकाल लेता हूं, x को निकाल लेता हूं, तो x को जब मैं निकालूंगा
या फिर इसको Q को ले लेते हैं, Q को एक तरफ निकाल लेता हूं, तो मेरा Q की वैल्यू आएगी मेरे पास, Q स्क्वायर की वैल्यू क्या आनी चाहिए, mg x क्यूब डिवाइड बाय 2lk। और जब आप इसका स्क्वायर था तो अनरूट करोगे तो यहाँ पे अनरूट बन जाएगा और इसकी पावर 3/2 हो जाएगी। ठीक है, नहीं है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो Q क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x की पावर 3/2 के। तो हमें dq/dt कांस्टेंट दे रखा था, तो dq/dt करोगे तो dq/dt करते हैं तो प्रोपोर्शनल किसकी आ जाएगा, इसका 3/2 x की पावर कितना आ जाएगा, 3/2 - 1 1/2 डॉट में dx/dt। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे, कहां से उठाएं, यहीं पर कर देते हैं। तो ये तो क्या था, कांस्टेंट था, तो इसको मैं कांस्टेंट के मान लेता हूं एक बार के लिए, प्रोपोर्शनल टू, ये भी पूरा कांस्टेंट है, x की पावर 1/2 और dx/dt क्या बन गया, वेलोसिटी। तो जब इसको उस साइड लेके जाओगे तो वेलोसिटी तुम्हारी प्रोपोर्शनल आ जाएगी x की पावर -1। देखो भाई कहीं पे हो तो ये, तो उसने कहा क्या था क्वेश्चन के अंदर, मेनली उसने क्वेश्चन को समझना जरूरी है बेटा। फिजिक्स के अंदर आंसर निकालना बाद में आता है, पहले क्वेश्चन को समझना। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया ना, आपका 50-60% तो काम वहीं पे बन गया। तो इसने कहा हमारे पास दो आइडेंटिकल स्फीयर है, ले लिए, सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट ऑफ टू मासलेस स्ट्रिंग, दो मासलेस स्ट्रिंग है, एक कॉमन पॉइंट है, वहां से सस्पेंड किया गया है। लेंथ L है उन स्ट्रिंग की जिसका कोई मास नहीं है। इनिशियल एंड डिस्टेंस d, तो मैंने ये डिस्टेंस d के ऊपर मान लिया, ठीक है, अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन। अब इसके ऊपर भी प्लस क्यू चार्ज था, इसके ऊपर भी प्लस क्यू चार्ज था, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इधर फोर्स लगेगा कौन सा, Fe, और इधर भी फोर्स दूसरा लगेगा F। तो मैंने सिर्फ इस इसका क्या किया, एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। तो जब नीचे की तरफ देखूंगा तो मास m है तो mg लगेगा, और इधर की तरफ F लगेगा, और इधर काउंटर बैलेंस करने के लिए कौन है, टेंशन है, तो T लगेगा। इसका मैंने तीन फोर्स थे, यहाँ पे ऐसे क्या था, ये T था, तो T था, तो इसका यहाँ पे थीटा बना था, तो इसका T का इधर T cos थीटा, थीटा के साथ वाला cos थीटा, और थीटा के सामने बिना थीटा वाला sin थीटा होता है। तो इनको ये बना दिया, इसके बाद ऊपर वाला से एक इक्वेशन ये बनाई, और हॉरिजॉन्टल वाले से एक इक्वेशन ये बनाई, ये वर्टिकल इक्वेशन, ये हॉरिजॉन्टल इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया तो मेरे पास tan थीटा निकल के आया ये। और उसने पहले ही बताया था, एक बार बीच में कंडीशन दी थी ये वाली कि d इज वेरी लेस देन L, तो ये d बहुत स्मॉल है, तो ये स्मॉल है, ये वाली d स्मॉल है, तो थीटा भी तो स्मॉल होगा, और थीटा स्मॉल होगा तो क्या होगा, तो थीटा स्मॉल है तो tan थीटा को मैं sin थीटा लिख सकता हूं, तो मैंने क्या लिखा, x/2l। तो यहाँ पे ये कंडीशन बन गई, तो यहाँ से मैंने क्या किया, x क्यूब अलग लिख लिया और q अलग लिख लिया। तो यहाँ से मैंने क्या किया, मुझे इस कंडीशन का भी यूज करना था, उसने मुझे दिया था, तो ये कंडीशन का भी यूज करना था, तो मैंने q निकाल लिया और q क्या क्या कर दिया, dq/dt कर दिया। तो ये चीज आ गई, ठीक है। ये कांस्टेंट है, मुझे पता भी नहीं है, प्रोपोर्शनैलिटी उसने पूछी है सामने वाले ने, तो मैंने क्या किया, q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2 है, dq/dt निकाला, कितना आया, प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/2 इनटू में dx/dt आया, और ये क्या बन गया, वेलोसिटी बन गया। क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसको क्या करोगे तुम लोग, इसको उस साइड लेके जाओगे तो -1/2 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है नहीं है बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको रोक के कॉपी में उतार लेना, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन पढ़ो भाई, क्या कह रहा है, two identical positive charge q each are fixed at a distance of 2a apart from each other,
दो आइडेंटिकल चार्ज क्यों है, जो जो चीजें दी मिली है मैं उसको साथ साथ में कोशिश करता हूं कि बना लेता हूं। दो आइडेंटिकल चार्ज है, ये यहां पर भी क्यू है और यहां पर भी क्यू है, ठीक है। अपार्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 2a, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है भैया 2a है, मतलब ये मिड पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे a इधर है और a इधर है, लिखने की जरूरत है नहीं, तुम्हें वैसे ही पता है। Another point charge q naught with mass m is placed at a midpoint between two fixed charges। एक another charge लिया गया है जिसका मास क्या है m है और चार्ज q naught है, जो कहां पे रखा गया है placed at a midpoint between the two fixed charges, यहां पे रखा गया है, ठीक है जी। ये चार्ज रख दिया यहां पे मैंने q naught जिसका मास m है, मास m है। For a small displacement along the line joining the fixed charges, the charge q execute SH। तो उसने क्या कहा, इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दी मैंने, इसको थोड़ा सा इधर खिसका दिया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इसको ऐसे हिला दिया, जैसे इसको इधर हिलाया कि इस चार्ज के पास आ गया, अभी तो क्या बेटा इतना फोर्स इधर लग रहा है और इतना फोर्स इधर लग रहा है, ये कितना है, ये रेस्ट पे इक्विलिब्रियम में है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे हिला दिया, इधर हिलाते ही इस साइड वाली डिस्टेंस कम हो गई, और तुम्हें अगर पता हो, पता तो है तुम्हें कि फोर्स क्या है 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे इसको करोगे डिस्टेंस कम हो जाएगी, इधर वाला उधर लगने वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा, इधर लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा, तो ये उधर जाएगा, जैसे इसको क्रॉस करेगा इधर आएगा। 11th क्लास में एसएचएम पढ़ा था, तो ये एसएचएम होगा। द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ चार्ज, टाइम पीरियड पूछा भैया, ठीक है। जो जो चीज दी है हमें ये देख लेते हैं, पहले इस साइड आएगा तो जो डिस्टेंस कम होगी वो कितनी बनेगी भाई, ये a थी, ये x माइनस होगी तो क्या बन गया a माइनस, और अब अगर ये नई पोजीशन है इसकी तो ये कितना बन गया, a है ये x है तो ये है a प्लस। फोर्स की बात कर लेते हैं, इस पॉइंट पर इधर लगने वाला फोर्स ज्यादा है, इधर लगने वाला फोर्स कम है, इसको F1 मान लेता हूं। तो जो कि इस पर उस साइड फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगेगा तो ये उधर जाएगा, उधर जाने के बाद इस साइड वाला फोर्स ज्यादा होगा तो ये इधर आएगा, फिर उधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर ये क्या करेगा ऐसे ऑसिलेट करता जाएगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं फोर्स है कितना, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग फोर्स कितना है, ओके। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे पास अगर मैं फोर्स की बात करूं वो कितना, उस साइड वाला ज्यादा है तो F1 माइनस, तो नेट फोर्स है भैया, एन लिख देता हूं इसको, तो F नेट बराबर होगा F1 माइनस F2 के, तो F1 किसके बराबर होगा, F1 बराबर होगा K Q नोट बाय r², r² मतलब कि ये वाली r, ये है क्या है, ये R1 है, ये क्या है, ये R2, क्योंकि R2 तो ये वाला फोर्स लगेगा, तो r², तो a माइनस x का स्क्वायर माइनस F2 K Q नोट डिवाइड बाय a प्लस x का, ठीक है। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं थोड़ा सा, क्या हो जाएगा K Q नोट तो कॉमन आ जाएगा 1/a माइनस x का स्क्वायर माइनस में 1/a प्लस x का स्क्वायर, इतनी सी बात बनता है, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं, K Q नोट नीचे अगर मैं देखोगे तो नीचे क्या बनेगा a माइनस x का स्क्वायर और a प्लस x का स्क्वायर, ऊपर क्या बनेगा इधर चला जाएगा a प्लस x का स्क्वायर माइनस a माइनस x का, और सिंप्लीफाई करते हैं K Q नोट हो जाएगा। अब यहां देखो a माइनस एक्स a प्लस एक्स, तो स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूं, ये बच जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर पूरे का स्क्वायर,
ऊपर जब सोल्व करोगे आप लोग a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2ax, और माइनस जब इसको सोल्व करोगे तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 2ax, तो ये प्लस का a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, और आगे जब इसको सोल्व किया जाएगा तो हमारे पास नेट निकाल रहे हैं भैया, तो हमारे पास जो इधर ही से ही स्टार्ट कर देते हैं कि जो हमारा एफ नेट निकल के आएगा वो क्या आएगा, के क्यू नॉट डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, और ऊपर ये तो क्या हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे हो गया, तो ऊपर बना भैया क्या 4ax। ठीक है, अब उसने कंडीशन भी दी थी, क्या कंडीशन दी थी कि हमारे जो ये है डिस्प्लेसमेंट है ये स्मॉल है, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है 2a के रिस्पेक्ट में ये बहुत कम है, तो x क्या है बहुत ज्यादा कम है, तो इसमें से बहुत ज्यादा कम माइनस होगा तो इसका कुछ बिगड़ेगा नहीं, तो इसको नेगलेक्ट किया जा सकता है, तो k क्यू नॉट नीचे इसको नेगलेक्ट कर दूंगा तो नीचे बनेगा a की पावर 4, और इधर था 4ax, एक a से ये कट जाएगा, यहां बच जाएगी 3, तो मेरा जो एफ नेट निकल के आया बेटा जी वो आया k क्यू नॉट, और मैंने आगे लिख दिया इनटू में x डिवाइड बाय में a, ये मेरा निकल गया ये बात, इतनी बात समझ में आती है कि मेरा फोर्स निकल गया। अब तुम्हें अगर ये एसएचएम की कंडीशन याद हो, वहां पे जो फोर्स होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या एफ स्क्वायर टू माइनस के एक्स होता था। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करूं एफ स्क्वायर टू के एक्स होता था, नेगेटिव तो डायरेक्शन की वजह से आता था सिर्फ, तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं एफ स्क्वायर टू के एक्स होता था, तो इस इक्वेशन को क्या ले लो फर्स्ट, इस इक्वेशन को क्या ले लो सेकंड, ये है एसएचएम इक्वेशन। ठीक है, अगर तुमने 11th क्लास में हमने एसएचएम पढ़ा था बेटा, तो वहां पे ये इक्वेशन आई थी। तो इक्वेटिंग इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास क्या निकल के आएगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करोगे तो k की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ वाले k की वैल्यू, इसको सोल्व करो, यहाँ पे k 2 हो गए ना, तो इसको मैं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक के वाले को k डैश मान लेता हूं, तो यहाँ पे k की वैल्यू निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी 4k डैश क्यू नॉट डिवाइड बाय a क्यूब, बस इतना निकल जाएगा। और सोल्व कर लेता हूं इसको मैं, क्या आ जाएगा 4 इनटू में 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइड बाय में a क्यूब, इससे ये कट जाएगा, तो तुम्हारा k की वैल्यू निकल गई हमारे पास। और अगर मैं बात करूं ओमेगा क्या होता है, ओमेगा √ k बाय m, और टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो मेरे पास आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा को भी सोल्व कर लेते हैं पहले, ओमेगा तो रख ही देते हैं ना सीधा, तो √k इनटू में इसको सोल्व करते हैं आगे, ये 2 पाई को भी अंदर ले जाता हूँ एक बार के लिए, पूरे को ही √ में ले लेता हूँ, 4 पाई स्क्वायर m डिवाइड बाय में k की वैल्यू कितनी है, ये वाली है, इसको काटेंगे तो नीचे आएगा क्या क्यू नॉट, पाई ऊपर है तो इसको मैंने क्यूब कर दिया एप्सिलॉन नॉट, तो मेरे पास जो टाइम पीरियड की वैल्यू आई है बेटा जी वो देखो, तो जो टाइम पीरियड की वैल्यू आई है वो आई है √4 पाई क्यूब m एप्सिलॉन नॉट a क्यूब डिवाइड बाय क्यूब, क्या ऐसा कुछ हमने को देखने को मिल रहा है? हाँ जी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो ये हमारा आंसर है। तो किया क्या है हमने, किया कुछ नहीं, हमने पहले फोर्स निकाल लिया, क्योंकि एसएचएम में फोर्स का बड़ा रोल है, फोर्स की ये कंडीशन होती है, फोर्स की ये हमें पता है एसएचएम के अंदर, तो ये कंडीशन है, पहले हम क्या करते हैं फोर्स को सिंपलीफाई कर लेते हैं, k की वैल्यू निकाल लेते हैं वहां से जो कांस्टेंट होता था,
तो अगर उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं तो मैंने क्या किया, फोर्स देखा यहाँ पे फोर्स कम ज्यादा हो रहा था तो जिसकी वजह से ऑसिलेट कर रहा था, तो मैंने ज्यादा वाले फोर्स में से कम वाला फोर्स माइनस किया और सोल्व करते 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 मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के है और ये वाली जो वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू निकल गई, तो कांस्टेंट की वैल्यू ये निकली, कांस्टेंट की निकलते तो ओमेगा क्या होता था, k बाई m होता था। तो यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू समस्या हो तो बताओ बेटा जी, ठीक है, नोट कीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लिया, चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3, इफ closed integral of E dot ds is equal to 0 over a surface, then ये नीट में आया बेटा। तो इसने का ये ऐसा ऐसा मैं कहीं देख चुका हूं, ऐसा ऐसा इस टाइप की चीज में कहीं ना कहीं मैंने देखा है। कहाँ देखा है, गॉस लॉ के अंदर देखा है। और चीज तो देखो क्या होता है। तो वो अगर मैं पहले देन तो मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले तो मुझे जितनी जानकारी है मैं उसको यूज करता हूं, ठीक है। तो मुझे जानकारी है कि मैंने ऐसा ऐसा पढ़ा है, E डॉट ds जो कि क्या होती थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती थी, वो क्या था, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे एनक्लोज था। ये खास बात है भाई, ये ध्यान रखना, Q एनक्लोज मतलब जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर वाला चार्ज, क्लोज सरफेस है उसके अंदर वाला चार्ज, ठीक है। और ये वाली वैल्यू 0 दे रखी है, मतलब कि Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या है, 0 दे रखा है। ये तो दिया उसने, इतनी सी बात है। तो अगर ये चीज ऐसे दे रखी है तो इसका ये तो 0 हो नहीं सकता, एप्सिलॉन नॉट इसकी तो फिक्स वैल्यू है, तो क्या होगा, Q एनक्लोज्ड बराबर है 0। एक बात तो ये निकल के आई है मेरे पास अभी तक, जितना मुझे अभी तक पता चला है, ठीक है। अब ऑप्शन देख लेते हैं और क्या कर दिया है। All the charges must necessarily be inside the surface। ये चीज यहां पे थी कि सारे जो चार्जेस अंदर होंगे उनको काउंट करेंगे, बाहर हो सकते हैं चार्ज, उनको काउंट नहीं करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चार्ज अंदर हो बाहर हो ही नहीं सकते, हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं चार्ज बाहर सरफेस के, ठीक है। और ये इक्वेशन ऐसा कुछ नहीं कह रही है कि यहाँ सरफेस के बाहर नहीं होना चाहिए, अंदर होना चाहिए, नहीं, हमारे पास अभी तक कुछ नहीं आया। The electric field inside the surface is necessarily uniform। नहीं, इसने कहा अंदर चार्ज नहीं होगा, ठीक है, चार्ज कहीं बाहर होगा। मान लो यहाँ पे मैंने पॉइंट चार्ज रख दिया, तो इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो भाई, तुम्हें लाइन पता हो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं, तो तुम देखोगे ये यूनिफॉर्म है ही नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं E1 मानूं तो ये क्या है, हाई है, और ये यहाँ पे मानूं E2, ये क्या है, लो है। E2 E1 इज ग्रेटर देन E2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी कम है। फील्ड लाइन दूर दूर होगी तो डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, कम हो गई तो मतलब मैग्नीट्यूड E का क्या हो गया, कम हो गया। फील्ड लाइंस क्या है, पास पास है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ज्यादा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म होगी ऐसी भी कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है। The number of flux line entering the surface must be equal to the number of field line leaving the surface। ये है, इसी एग्जांपल में देख लो, नंबर ऑफ फील्ड लाइन एंटर कितना कर रही है, 1 2 3 4 5, 5 फील्ड लाइन क्या किया, एंटर किया, एग्जिट किया, कितना किया, 1 2 3 4 5। ये बात मुझे अभी तक ठीक आ रही, क्यों, क्योंकि अंदर चार्ज है ही नहीं। अगर देखो अंदर चार्ज प्रेजेंट होता तो ये तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बाहर जाती, अंदर चार्ज की वजह से भी तो बाहर जाती, ठीक है। तो बाहर जाने वाली ज्यादा हो जाती है अगर अंदर चार्ज होता, अंदर चार्ज है ही नहीं तो अंदर से कोई फील्ड लाइन नहीं निकल रही है, जो पीछे से आ रही है वही बाहर जा रही है, ये ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सरफेस इज कांस्टेंट। नहीं भाई, सरफेस के बारे में भी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा ऐसी कोई भी उसने बात नहीं कही, ठीक है। नहीं, देखो अगर देखोगे तो इस सरफेस पे यहाँ पे मैग्नीट्यूड अलग है और यहाँ पे मैग्नीट्यूड अलग है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कम है।
समझे या नहीं समझे? तो मेनली यहाँ से हमें ये बात पता चल रही थी। और अगर चार्ज अंदर नहीं है, इनक्लोज चार्ज 0 है, तो जितनी अंदर से बाहर से आएगी उतनी, जितनी एंटर करेगी उतनी बाहर निकल जाएगी। बात बनी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उतारिए इसको, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। Charges minus q and q are located at a distance at a and b respectively. ठीक है, constitute an electric dipole distance ab is equal to 2a. ओके, तो देख लेते हैं पहले क्या क्या कह रहे हैं। q is the midpoint of the dipole and op is the perpendicular to ab. ठीक है, a charge q is placed at point at p where op is equal to y. Okay, the charge q experience an electrostatic force. बिल्कुल, if q is now move along the equatorial line, ठीक है, to p dash such that op is equal to y by 3, force on q will be close to. अच्छा देखो भाई, कंडीशन कुछ ऐसी है, इधर ही बना देते हैं। यहां पे तुम्हारा है माइनस क्यू, यहां पे तुम्हारा है प्लस क्यू, ये उसका है मिड पॉइंट। ठीक है, ये ए पे रखा है, वो बी पे रखा है, डाइपोल बना रहा है और ए बी की वैल्यू है 2a, तो मतलब यहां पे डिस्टेंस क्या है 2a। जो जो दे रहा है हम लिखते जा रहे हैं। इज O is the midpoint of the dipole and OP is perpendicular to AB. AB ये A था, ये B था, इसके परपेंडिकुलर OP है, यहाँ पे मान दिया, ये P पॉइंट मान दिया, इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ओके, ठीक है, P where OP is equal to Y, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है भैया, ये Y है, OP is equal to Y, जहां पर y क्या है, बहुत बहुत ज्यादा है 2a से, मतलब ये स्मॉल डाइपोल है, जितना दिख रहा है उतना नहीं है, ये बहुत छोटा है, ये बहुत दूर है। The charge q experience an electrostatic force, बिल्कुल इसके ऊपर फोर्स लगेगा, यहाँ पे इसकी वजह से इधर लगेगा, उसकी वजह से, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये उधर लगाएगा, देखोगे तो तुम, और ये नेगेटिव चार्ज है, इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा और नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आता है। तो यहां पे फोर्स लगता है F मान लिया। ओके, इफ Q, यहां पे जो चार्ज रखा था हमने कैपिटल Q, मूव्ड अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन टू P डैश, इसको मूव किया गया है यहां पर P डैश पर, मान लिया, चलो और नीचे लेते हैं P डैश, यहां से हम व्हाइट पेन यूज करना स्टार्ट करें, यहां पे मूव कर दिया, जहां पर O P डैश इज इक्वल टू क्या है भाई, y by 3। ठीक है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है, ये क्या है y by 3 है, और फोर्स ऑन q विल बी क्लोज टू, तो यहां पर भी फोर्स तो ऐसे लगेगा, देखो यार ये वाला नेगेटिव है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला पॉजिटिव है तो इसको रिपेल करेगा, और ये टोटल का मतलब ये टोटल यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, इसका नेट फोर्स निकल के आ जाएगा, ये F डैश है, ये F। ठीक है, अब बात क्या हुई, बात ये हुई कि ये वाली इसने एक और कंडीशन दी है, क्या है, ये रहा y by 3 is greater than 2a, तो यहाँ पर भी ये कंडीशन है y by 3 is greater than 2a। इतना सा सिचुएशन है, बात कही यहाँ पे चार्ज रखा है, इसके ऊपर इधर फोर्स लग रहा है, यहाँ उसको उठा के ले आए q चार्ज को ही, यहाँ पर भी फोर्स F लग रहा है, लेकिन फोर्स चेंज हो जाएगा क्योंकि पास ले आए ना भाई, पास ले आए तो ठीक है, तो ये चीज है। तो अगर देखो तुम्हें बताना है यहाँ पर क्या होगा, अगर तुम्हें याद हो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, जितनी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उससे भी तो निकाल सकते हैं, तो फोर्स या तो मैं अलग से इसको सोल्व करूं, या तुमने थ्योरी में पढ़ा होगा कि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था, KP
अंडर रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय आर। कोस स्क्वायर नहीं था यहाँ पे, कोस ही था। हाँ हाँ था यहाँ कोस स्क्वायर थीटा, ये होता तो बाहर नहीं आता। स्क्वायर है यहाँ पर, ये था। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलती है। अगर मैं फोर्स की बात करूँ ना भाई, फोर्स क्या होगा, चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा के पी बाय अंडर रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय आर क्यूब। ये लगता कहाँ था, ये लगता वहीं था जब ये आर है ना, ये बहुत ज्यादा हो किसके रिस्पेक्ट में, डी के रिस्पेक्ट में, डायपोल वाली बात करते हैं। फोर्स सीधा सीधा ये निकलेगा। तो अगर मैं इक्वेटोरियल लाइन पे बात कर रहा है, तो इक्वेटोरियल लाइन पे तो मुझे फोर्स अब पता चल गया कितना होगा, यहाँ पे होगा के क्यू पी। अब इक्वेटोरियल मतलब कि थीटा कितना हो गया इक्वेटोरियल के केस में 90, तो 90 कोस 90 1 कोस 90 0, तो 0 हो गया, यहाँ से 1 निकल के आएगा, तो डिवाइड बाय आर क्यूब। ठीक है, ये बात है। ये हो गया हमारा f। अगर मैं f डैश निकालना चाहूं, इसको अगर r की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, y डिस्टेंस दूर है ना भाई, ये r। अब अगर f डैश निकालोगे, अब की बार r कितनी है, अब की बार है y/3, तो f डैश निकल के आएगा तुम्हारा क्या, k q p डिवाइड बाय y/3 का क्यूब। तो इसको 9 9 × 27 आ जाएगा 27 के क्यू पी डिवाइड बाय वाई। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो इससे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड। जब इनको डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास क्या निकल के आएगा, f डिवाइड बाय f डैश इज इक्वल टू, ये नीचे है डिवाइड करोगे 1 बाय कुछ नहीं, ये पूरा सेम है, ये पूरा सेम है, कट जाएगा तो 1/27 आ जाएगा। तो यहां से f डैश बराबर किसके आ जाएगा, 27। ये चीज तुम्हें याद रखनी है भाई, ये हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, ये हमने ये वाला एक टॉपिक आता है वहां पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। एक तो ये आता है इक्वेटोरियल वाला, एक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एट एक्सियल पॉइंट, और एक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो वहां पे कुछ ऐसा होता है कि ये -q ये +q ऐसा डाइपोल है, और ऐसे कुछ एंगल बना के है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है तुमसे P पॉइंट, ये निकाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका है ना, ये वाला कुछ ऐसे करके इसके कंपोनेंट तोड़ के, ऐसा वाला कंपोनेंट और ऐसा वाला, दो कंपोनेंट तोड़ देता है, इससे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कुछ ना कुछ, तो उसके केस में ये वाली वैल्यू होती है। तो ये जरूर याद रखना, यहीं से तुम इक्वेटोरियल का और एक्सियल का भी सीधा सीधा निकाल सकते हो। ठीक है, तो कितना है f डैश, नया f डैश कितना होगा, 27f होगा, है क्या करिएगा, सारी ए ऑप्शन कैसे आ रहे हैं। चलिए नोट कीजिए, किया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्या कहा, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये नीच में आया भाई, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with electric field of intensity 2 × 10⁵ Newton per coulomb. It experience a torque of, ये शायद ऐसा ही क्वेश्चन हमने कल किया है, ऐसा क्या है, इस टाइप का टॉर्क वाला क्वेश्चन हमने कल किया है। ठीक है, टॉर्क दे दिया, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इफ द डाइपोल लेंथ इज दिस, मतलब दिया क्या क्या है तुम्हें, कितना दिया, P
30 डिग्री। और क्या दिया इंटेंसिटी, ई दिया 2 इंटू में 10 रेज़ टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम। उसके बाद क्या दिया, टॉर्क दे दिया 4 न्यूटन मीटर। और क्या दिया है आपके पास, डायपोल की लेंथ दी है d इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता ही था, टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा, ये हो जाएगा PE sin थीटा। टॉर्क दे दिया 4, P क्या होगा, P तुम्हारा डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू में डिस्टेंस और इनटू में E sin कितना 30 डिग्री। सोल्व कर दो। 4 चार्ज पूछा है, D उसमें दिया होगा हमें, D ये दे रखा 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो 10 की पावर माइनस 2। E कितना है, 2 गुना में 2 इंटू में 10 रेज़ टू पावर 4 sin 30 1/2। इस 2 से ये 2 कट गया और इस 2 से ये 4 कट गया, यहाँ पे 2 आ गया। 2 इज इक्वल टू Q इंटू में 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 प्लस 5 तो 3। तो Q की वैल्यू आ गई 2 इंटू में 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, मतलब ये उधर जाएगा ना कूलम। और इसको तुम लिख सकते हो Q इज इक्वल टू 2 मिली में दिया है तो 2 मिली। ऐसा था, ऐसा क्या सर वैल्यू भी नहीं चेंज हुई है। तो एनसीईआरटी में ऐसे ही उठ के क्वेश्चन सीधे सीधे नीट में आते हैं भैया जी। ये एनसीईआरटी का पीछे क्वेश्चन किया था, ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी का याद रखो, क्योंकि पिछले क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी के आए थे। तो नीट में क्वेश्चन तो डायरेक्टली मिल जाते हैं एनसीईआरटी के, लेकिन जेईई में थोड़ा एडवांस क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 नोट किया, कुछ नहीं बेटा, टॉर्क का फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। टॉर्क का फार्मूला दिया था, फार्मूले में सारी चीजें वैल्यू पुट करनी थी। तुम्हें टॉर्क का ये मैग्नेटिक मोमेंट का ये पता होना चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पढ़िए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 8 M by E volt per meter is created between two parallel plates of length 1 meter. Okay. फिर M is the mass of electron and ellipson is equal to charge on electron. अच्छा E, ठीक है, E का मतलब है भाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये वैसे ही पता था हमें। An electron enter the field symmetrically between the plates with a speed of 2 meter per second. यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन है भैया, यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन है E, ये एंटर किया। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हुई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगी हुई है E। अब ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ऊपर की डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगेगा। ये चार्ज पार्टिकल जैसे ही यहाँ पर एंट्री करेगा ना भैया, ऊपर की तरफ इसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, और ये करता यहाँ से एंट्री करके इसकी ट्रेजेक्टरी ये कुछ बन जाएगी, ठीक है नहीं है, तो ये कुछ ऐसे ऊपर लगता जाएगा तो ये कुछ ऐसे निकल के जाएगा। अगर मैं बात करूँ ऐसे करते ऐसे निकल जाएगा, इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगता जाएगा। और यहाँ क्या है, यहाँ पे अगर यहाँ से फील्ड यहाँ पे खत्म हो गई है तो यहाँ से सीधा से बाहर निकल जाएगा थीटा एंगल। फोर्स कहाँ लग रहा है भैया, फोर्स लग रहा है इस यहाँ पे जो 50 पार्टिकल है ना, जैसे ही यहाँ पर आएगा यहाँ पर इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। F इक्वल टू Q इंटू E, जो कि होगा E इंटू, ठीक है नहीं है, ओके। तो अब हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स लगेगा नहीं, तो इसको मैं Fy मान लेता हूं। तो Fy बराबर है E इंटू में E, और अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, मास इंटू में एक्सेलरेशन E इंटू में E, एक्सेलरेशन होगा Em बाय, ठीक है, और उसकी भी वैल्यू निकाल देता हूं। तो E बाय
m e की वैल्यू दे रखी थी उसने 8 m बाई ई, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। एक्सेलरेशन कौन से वाला, y डायरेक्शन वाला की वैल्यू कितनी आई है 8 मीटर पर सेकंड। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन भी होगा, और एक्सेलरेशन होगा कितना होगा, इतनी स्पीड से एक्सेलरेशन, सॉरी इस रेट का एक्सेलरेशन होगा, इस रेट से आपकी क्या होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, ये एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल, ये तो हो गया वर्टिकल का। हॉरिजॉन्टल में एफ एक्स क्या है, 0 है। इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फोर्स भी नहीं लगेगा, और फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। तो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो जो इनिशियल वेलोसिटी होगी एक्स डायरेक्शन में वही फाइनल वेलोसिटी होगी एक्स डायरेक्शन में। मतलब यहां जब ये निकल के पहुंचेगा तो जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी भैया, ये तो क्या होगी तुम्हारी, वही होगी जिसमें आया था कितना, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है नहीं, हॉरिजॉन्टल वाली ऊपर वाली वेलोसिटी, सॉरी ये कौन सी थी, ये थी आपकी एक्स एक्सिस वाली। तो जो ऊपर वाली वेलोसिटी है ना, वो क्या कर सकती है, वो वेरी कर सकती है, ये ऊपर वाली वेरी कर सकती है, क्या वेरी करेगी। ये वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v बाई कुछ ना कुछ बदल के आएगी, v इक्वल टू u प्लस ए टी, इससे निकाल सकते हैं। तो टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना मतलब टाइम पहले तो ये देखो कि इस एरिया को कितने टाइम में कवर कर जाएगा। तो अगर मैं बात करूं मेरा हॉरिजॉन्टल मोशन की, तो ये यहां से यहां डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर, s दे रखा है 1 मीटर, तो 1 मीटर s x है 1 मीटर, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है कितनी, 2। एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, तो एक्सेलरेशन ही 0 है, तो फिर तो तुम सीधा ये लगा सकते हो क्या, वेलोसिटी बराबर होगा डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा इसमें डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो तुम्हारा टाइम निकल के आएगा कितना, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 1 मीटर कवर करना है तो एक, वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी 2 है, तो इतने सेकंड में भैया जी वो ये वाला इसको कवर कर जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में तो क्या है, चेंज ही नहीं आ रहा है, तो इसको कवर कर जाएगा, निकल जाएगा वो, ये यहां से यहां हाफ सेकंड में निकल जाएगा। अब हाफ सेकंड में वो ऊपर कितना जाता है, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन के ऊपर डिपेंड करेगा वो हाफ सेकंड में कितना जाएगा, कहां, ऊपर की तरफ। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी ऊपर की तरफ जाने वाली, ऊपर की तरफ जाने वाली इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी मुझे क्या करना है, निकालना है, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन मुझे पता है, एक्सेलरेशन कितना है भैया, एक्सेलरेशन मैंने यहाँ पे निकाला था, क्या आया था 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v is equal to v, y is equal to ux is equal to plus 80। तो v मेरा v y निकल के आएगा, ये तो क्या था 0, u 0 क्यों था, क्योंकि ऊपर की तरफ दी ही नहीं थी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ ऐसे दी थी, तो ऊपर वाली वेलोसिटी तो थी ही नहीं उसके पास, तो एक्सेलरेशन कितना है 8 और टाइम कितना है 1/2 था शायद, तो v by कितना आ गया 4 आ गया, 4 मीटर पर सेकंड। तो ये ऊपर वाली वेलोसिटी कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकंड। अगर तुम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ये तो फाइनल निकला है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसके पास है 2 मीटर पर सेकंड, और वर्टिकल वेलोसिटी उसके पास है 4 मीटर पर सेकंड, और तुम्हें ये पूछा क्या है, थीटा पूछ रहा है, थीटा पूछ रहा है, थीटा पूछ रहा है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा मैं क्या कर सकता हूँ भाई, ये यहाँ पहुंचेगा और इसको यहाँ रख सकते हो, ये वाला कितना आ गया 4 आ गया, वेक्टर एडिशन में तुमने देखा होगा tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4 डिवाइडेड बाय 2, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2। ठीक है,
किया क्या, हमने tan थीटा निकालना था, तो उससे इन दोनों का निकालने के लिए मुझे ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी पता होनी चाहिए, क्योंकि इनको डिवाइड करूंगा tan थीटा निकल जाएगा और वहां से हमारा एंगल निकल जाएगा। ये वेलोसिटी मैंने निकाल ली, यहाँ पे देखी येलो पेन से, यहाँ पे पता चला कि जो इनिशियल में तो क्या है, हॉरिजॉन्टल में तो फोर्स ही नहीं लग रहा, फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी है, और वो आने के बाद क्या हुआ, तुम्हारा निकल गया, वेलोसिटी निकल गई। अब बात करते हैं कि ये यहाँ से यहाँ पास कितने टाइम में हो गया, ये बाहर निकला कितने टाइम में, 1 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी थी, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, टाइम लगाया, टाइम लगा निकल के आया हाफ सेकंड, हाफ सेकंड में बाहर निकल जाएगा। अब ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट उसने कवर की है वो हाफ सेकंड के अंदर ही कवर की है, और हाफ सेकंड के अंदर ये कितनी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट करेगा, सॉरी हाफ सेकंड में फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी निकल के आएगी, वो हम टाइम का यूज कर सकते हैं जो यहाँ निकाला, तो उसका करके हमने ये निकला और डिवाइड करके निकाल दिया। ठीक है, नहीं है, मेनली तुम्हें समझना पड़ेगा क्वेश्चन क्या कर लिया, जैसे ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तुम उसको नजदीक लगा दोगे, सोल्व कर पाओगे। क्वेश्चन समझ में नहीं आया फिर समस्या, चले नोट करो इसको, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर बात करें। पढ़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, 2 point charges minus q and plus q are placed at a distance of L. Magnitude of electric field intensity at a distance r varies as. 2 point charges minus q and plus q, ठीक है, लिख सकते हैं माइनस q प्लस q प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस L, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, L है, ये इसका सेंटर मान लिया मैंने O. The magnitude of electric field intensity at a distance r, r डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, वेरीज एज, मैंने अभी तुम्हें 2 मिनट पहले बताया था, एक एट एंगल थीटा, इसने कहा ही नहीं वर्टिकल पूछ रहा है, हॉरिजॉन्टल पूछ रहा है, ये तुमने निकाला था एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, के क्यू सॉरी के पी बाय आर क्यूब अंडर रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये वाली चीज थी वहां पे। तो देखोगे इनकी तो बातें नहीं कर रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आई भाई, 1 बाय आर क्यूब की आई, ये तो सिंपल वहां पे बहुत बार आ चुका है भाई, ये सीबीएसई में भी पूछ लेता कई बार तो, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करती है। देखो पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी करती है 1 बाय आर स्क्वायर, एग्जैक्ट फार्मूला बताऊं तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल कैरी इससे वेरी करता है, वो वेरी करता है 1 बाय आर, एग्जैक्ट बताऊं तो के क्यू बाय आर। एनर्जी पोटेंशियल की तरह ही होती है, चलो आगे आएगा तभी बात कर लेंगे यार, वैसे वो करने का मतलब है इतना तो, ठीक है। तो आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें पोटेंशियल के बारे में चर्चा की जाएगी, तो वहां पे चल करेंगे। तो सिंपल ही था, कैसे वैरी करती है, ऐसे वैरी करती है। क्वेश्चन नंबर 8, a cube is placed inside electric field this, the side of the cube is 0.5 m and is placed in the field, okay, the charge inside the cube is charge electric field, okay, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, अब लिख सकते हैं। तो इसने कहा एक क्यूब है, यहाँ पे एक क्यूब बनाते हैं भैया, ठीक है, इसके ऊपर बना देते हैं, ठीक है, ये बन गया क्यूब तुम्हारा, अरे वाह ड्राइंग बनाई है, वेरी गुड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 150,
वाई स्क्वायर जे कैप। तो ये x है, ये y है, ये z है। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है 150 वाई स्क्वायर जे कैप। जे कैप तो डायरेक्शन बताइए, हमें बताइए। इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो इधर EX में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और EY में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इतनी सी बात है। तो अगर ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सीधी सी बात है, कहां से पास आउट होगी? इनमें से पास आउट होगी भैया, इन फेस में से ही पास आउट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो तुमसे क्यूब की साइड दे रखी है, ये वाली दे दी। ठीक है, चार्ज इनसाइड द क्यूब। अब ये देखो, चार्ज इनसाइड द क्यूब, तुम्हें यहां से समझ में आना चाहिए कि गॉस लॉ का क्वेश्चन है। तो चार्ज क्या था? फ्लक्स बराबर होगा E डॉट A इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन। और ये इनक्लोज्ड था, ये चार्ज इनसाइड, ये पूछ रहा है। तो तुम क्या निकाल दो भैया, फ्लक्स निकाल लो और फ्लक्स को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, तो वहां से निकल जाएगा। तो यहां से Q इनक्लोज्ड बराबर होगा फ्लक्स इनटू में एप्सिलॉन, ये वाला पहला। ठीक है, तो फाई निकालना है। फाई किसके इक्वल होगा? अब देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ है लेकिन ये वाई के साथ वैरी कर रही है, तो इस फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी, इस फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी। जैसे वाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वाई स्क्वायर के कंपेरेबल, सॉरी वाई स्क्वायर के साथ वैरी करेगी। तो फेस 1 पे अगर मैं फाई 1 की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 इनटू में एरिया 1, एरिया तो सेम ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 क्या होगी? 0 होगी भैया, इनटू में एरिया, एरिया कितना? 0.5 का स्क्वायर मीटर है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड 1 0 क्यों होगी? E1 बराबर 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि y की वैल्यू 0 हो जाएगी। E2 की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं। E2 की वैल्यू कहां पर निकाल रहे हैं? इस ये y की वैल्यू यहां पे 0.5 है y की वैल्यू। ये फेस कहां पर है? y इक्वल टू 0 पे। ये फेस कहां पर है? y इक्वल टू 0.5 पे। तो y इज इक्वल टू 0.5 पे जब वैल्यू निकालोगे क्या आएगा? 150 इनटू में 0.5 का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करोगे 150 इनटू में 0.5 का स्क्वायर 25, तो ये इसको सॉल्व कर लो 150 इनटू में 0 मतलब 25 डिवाइड बाय में 100, एक जीरो से ये कट गया। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ई स्क्वायर 0.5 मतलब कि 2 स्क्वायर नहीं 2, तो 15 गुना में 25, 15 पंजे 75, 7 आ गया, 15 दूनी 30 और 2 37, ये आ गया तुम्हारा 375, 375 डिवाइड बाय 10, ठीक है। लेकिन 52 निकाल लो, 52 की वैल्यू, 52 की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। 52 की वैल्यू होगी E2 इनटू में A2, तो बराबर हो जाएगा A2 है 375 डिवाइड बाय में 10। A2 की वैल्यू, एरिया, एरिया तो सेम ही था, A1 और A2 दोनों क्या थे? सेम थे। कितना निकला था एरिया? एरिया था तुम्हारा 0.5 इनटू में 0.5। इसको सोल्व कर दो। 52 की वैल्यू कितनी आई? 52 की वैल्यू आ गई तुम्हारी 375 डिवाइड बाय 10 इनटू में 0.25 डिवाइड बाय 9। ठीक है, इसको भी सोल्व किया जा सकता है। तो 375 इनटू में 25 डिवाइड बाय 1 2 3, इतनी जीरो आ गई। ठीक है, इसको चलो काट ही देते हैं। ये कितने में निकल गया? 440। तो तुम्हारा अभी आ गया सीधा सीधा 375 4 से डिवाइड करोगे तो कितने में? 8 चौका 32, 8 पे जाएगा ये। ज़्यादा नहीं, 36 1 15 9 पॉइंट समथिंग कुछ
अभी के लिए तो इतना ही रखो इसको। हाँ, अभी के लिए इसको इतना ही रखते हैं। 375 डिवाइड बाय में 40, ये 5 आ गया। ठीक है, ओके, ये मेरा 5 आ गया। आगे तो कैलकुलेशन होगी ना, तो अगर मैं आगे चलूँ 5 निकल गया मेरा, तो 5 कितना होगा, 5 होगा, 5 माइनस 5 बराबर होगा किसके, 5 तो कितना था, 0 था, तो 5 बराबर सीधा यही आ गया 375 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 0, तो 5 तुम्हारा निकल के आया है कितना, 375 डिवाइडेड बाय 40। ओके, अब 5 निकल के आ गया, तुम्हें चाहिए Q इनक्लोज्ड, चार्ज पूछा है, तो चार्ज इनक्लोज्ड होगा कितना तुम्हारे पास 5 इंटू में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 5 कितना आया है, 375 डिवाइडेड बाय 40 इंटू में एप्सिलॉन 8.85 इंटू में 10 रेज़ टू पावर माइनस 12। इसको सोल्व कर लो, पावर तो हमने ठीक लिया, ये 12-11 के आसपास, तो ये आ गया तुम्हारा 375 इंटू में 8.85 डिवाइडेड बाय में 40। ओके, तो इस 40 को ऊपर लेके जाऊंगा जो भी है। अभी के लिए अगर मैं अप्रोक्स रिजल्ट निकालना चाहूँ तो इस 4 को मैं क्रॉस में 10 लिख लेता हूँ, तो इसको मैं एक बार के लिए इतना मान लूँ तो कितना हो जाएगा 2.2, तो तुम्हारा आंसर आएगा 375 इंटू में 2.2 क्रॉस में 10 की पावर कितना था -12, और ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा भाई 12, एक और -13 हो गया, तो 37 गुणा में 2, तो इसको और मल्टीप्लाई कर देते हैं, जगह हमारे पास फिलहाल तो यही है, तो यहाँ करते हैं 37.5 इंटू में 2.2, इसको करोगे तो 5 दूनी 10, 14 1 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 750, 0 5 और 2 और 8, 825। तो हमारा जो फाइनल यहाँ पे आंसर निकल के आया है भैया, वो कितना निकल के आया, 2 इनक्लोज बराबर हो गया 8 से मल्टीप्लाई किससे किया था 375 इंटू में 2, तो 825 इंटू में 10 रेज़ टू पावर माइनस 13, तो इसको पावर में करोगे 8 पॉइंट में लिखा है तो 2 कम होगा तो वहाँ से ज़्यादा हो जाएगा, तो तुम्हारा जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, Q इज इक्वल टू 8.25, इसको बढ़ाओगे माइनस में है तो -11। हाँ, देखो भाई 8.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11, 8.25 ये है और 11 है, क्योंकि कम क्यों आया है, क्योंकि 8.85 था, तो 0.5 को मैंने छोटा था, 0.05 को छोटा था, इसलिए ये 2325 निकल के आया। ठीक है, तो मैं तुम्हारा आंसर निकलेगा ये। मैं इसलिए कहा क्या था, इस क्यूब के अंदर फ्लक्स निकाल लो, फ्लक्स निकलने की जितनी फ्लक्स आएगी एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देना, क्या निकल जाएगा, चार्ज। ऐसी बात नहीं है, जो बेसिक क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड भी तुम्हारे क्या करते हैं, मतलब क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये तो तुम्हारा न्यूमेरिकल हम पीछे भी कर चुके थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए सारे को, और हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये तो हमने कुछ किया था, कहीं ना कहीं पिछली बार ही किया है हमने, जेई में भी आया है, अरे वाह बढ़िया है। देखिए अब इसमें तो तुम्हें अगर याद हो, ये फिगर में चेंज कर सकता हूँ, हमारे पास क्या तो सारे हैं, एक बार के लिए इसको हम उठा के इधर रख देते हैं, मुझे इसका यूज इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा जितना हम सिंपल यूज करते हैं। ओके, तो हमने ये बात करी थी, कैसे किया था इसके बारे में, इसमें हमने बात किया था ये वाला कि आपका ये वाली मान लो शीट, ये प्लस सिग्मा, ये भी प्लस सिग्मा। ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग निकालो, इसकी वजह से अलग निकालो, इसकी वजह से बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ,
इस शीट की वजह से भी पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, इस शीट के रिस्पेक्ट में बाहर की तरफ। एक एरो का मतलब है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सेम डायरेक्शन में है, इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ये एरो कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि डायरेक्शन नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस होएगा, तो ये क्या आ जाएगा आंसर 0 आ जाएगा। सेम डायरेक्शन में है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस है, सेम डायरेक्शन है तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या है, जो कि ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में है और ये भी नेगेटिव में है, तो फाइनल आंसर ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इन दोनों में पॉजिटिव है तो इन दोनों रीजन का निकाल दिया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, शरीर में पीड़ा, दुख दर्द नहीं है तो महान इंसान चले आगे, चलो आगे चलते हैं। तो ये चीजें हम पहले कर चुके हैं, सिंपल जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे वो किए थे। जैसे मुझे तुम्हें ये दिखाना था कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी है भाई इन एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं, ठीक है। हाँ, काफी सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो हायर लेवल के होते हैं, उनमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन जब तुम्हें टाइम निकालना है ना क्वेश्चन में एग्जाम में, तो वो इन क्वेश्चन से ही निकलेगा जो तुमने पहले से प्रैक्टिस किए होंगे। वो क्वेश्चन तुम्हारा ये टाइम है ना, ये टाइम शॉर्ट कर देंगे उस क्वेश्चन का के लिए। तो जो एवरेज टाइम यहाँ से तुमने कम लिया तो जहां पे ज्यादा टाइम लगना चाहिए वहां पे उसका उस टाइम को यूज कर लो तुम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला, a body of mass m charge q is connected by a spring constant k, it oscillates along x direction about its equilibrium position, taken to be at x is equal to 0 with an amplitude a. Okay, an electric field E is applied along the x direction. Which of the following statement is correct? चलो भाई, क्या कह रहा है, एक मास m है, ये मास m ले लिया मैंने, कनेक्टेड और इसके ऊपर चार्ज भी है, क्या है, q चार्ज, ठीक है। मास m है, चार्ज q है, मास m चार्ज, ठीक। और ये कनेक्टेड है किससे, स्प्रिंग से, तो स्प्रिंग से कनेक्टेड है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है कितना है, k। तो अब ये क्या है, इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसको ये मान रहा है, क्या मान के चल रहा है भैया, इसको ये x इज इक्वल टू 0 मान के चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, SHM कर रहा है, मतलब यहाँ पर ये ऐसे ऐसे ओसिलेट कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है तो क्या करेगा, ओसिलेट करेगा। कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। अब आगे क्या कर रहा है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज अप्लाइड अलोंग द x डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी है कहां पर, x डायरेक्शन के अंदर। और जब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी x डायरेक्शन के अंदर, चार्ज है प्लस q, तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यहाँ पे फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं मान के चल रहा हूँ इस स्प्रिंग के अंदर कोई भी क्या है, एक्सटेंशन है नहीं, तभी तो कहा ना यहीं पे ऑसिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं होगी, तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो इस डायरेक्शन में होगा, और जब यहाँ पे फोर्स लगेगा तो ये बॉक्स इस तरफ मूव करेगा। मान लेते हैं ये बॉक्स है ना, इधर इधर आ गया मेरे पढ़ने के बाद, नई पोजीशन आ गई, ये नई पोजीशन में मान लेता हूँ ये वाली इस पोजीशन पर आ गया, इस पोजीशन पर इधर क्यों आया, क्योंकि इस तरफ इसके ऊपर क्या लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा इधर आने के लिए। और रुका क्यों इधर आके, अगर रुका क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में क्या लग रहा था, मैकेनिकल फोर्स लग रहा था, मतलब ये स्प्रिंग वाला फोर्स लग रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा जो ये बॉक्स है, इधर क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और इधर क्या लग रहा है, मैकेनिकल फोर्स, और वहां पे रुक गया, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गई, वहां पे वो रुकेगा तो कब रुकेगा, एट
इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम, तो नेट फोर्स क्या होगा भैया, जीरो होगा। मतलब जो F मैकेनिकल होगा तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। तो F मैकेनिकल तो कितना होता है, स्प्रिंग वाला फोर्स F इक्वल टू AX, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल टू QE। चार्ज स्मॉल चार्ज था, कैपिटल Q इंटू E। तो यहाँ से X क्या निकल के आएगी, QE बाई। तो ये डिस्प्लेसमेंट निकल के आई, ठीक है ना, ये डिस्प्लेसमेंट निकल के आई। यहां पर वो क्या करेगा, रुक जाएगा। यहां पर वो क्या करेगा, रुक जाएगा, इधर रुकेगा, ठीक है। और यहां पे अब क्या करेगा, वो ऑसिलेट करेगा। स्प्रिंग से तो कनेक्टेड है ना, थोड़ा सा हिलाया, ऑसिलेट करना स्टार्ट हो जाएगा। अब इस यहां पे देखोगे, स्प्रिंग के अंदर जो उसकी ऑसिलेशन की एनर्जी थी वो वाली थी, और वहां पे क्या हुआ, ऑसिलेट कर रहा है वो है, लेकिन एक एक्स्ट्रा तुमने स्प्रिंग को खींच दिया ना। तुमने क्या किया बेटा, स्प्रिंग को खींच दिया। तो स्प्रिंग को खींचा तो तुमने जितनी एनर्जी लगाई वो एनर्जी किसमें स्टोर हो गई, स्प्रिंग के अंदर। तो अब की बार खींचा किसने, इलेक्ट्रिक फील्ड ने खींचा, तो वो खींचने के बाद एनर्जी यहाँ पर भी स्टोर हो गई, और वो एनर्जी स्टोर हुई है किसकी फॉर्म में, स्प्रिंग की। ठीक है, नहीं है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या क्या कह रहा है। करेक्ट स्टेटमेंट मुझे अभी तक कितना समझ में आया। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज दिस एंड दिस। एनर्जी की बात कर रहे हैं तो। दूसरा, द न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये हमने निकाल रखा है इक्विलिब्रियम पोजीशन। इतना होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन, पोजीशन होगी QE by x फ्रॉम x, नहीं। The new equilibrium position is at QE by 2k, नहीं। इक्विलिब्रियम पोजीशन तो ये वाली होगी क्या, QE by k। आगे बात करते हैं, टोटल एनर्जी पूछ रहा है। टोटल एनर्जी मैंने बताया कि जब ये यहां पर था, स्प्रिंग के अंदर कोई एक्सटेंशन नहीं थी, टोटल एनर्जी सिर्फ दो, एक ही थी क्या, एक तो SHM की एनर्जी थी, बस यही थी, क्योंकि स्प्रिंग तो खींचा हुआ तो था ही नहीं। ठीक है, SHM वाली एनर्जी क्या होती है, हाफ m, यहाँ पे लिखा हुआ यही होती है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर s, SHM की एनर्जी। लेकिन जब इन्होंने क्या किया, इसको खींच दिया यहाँ पे, तो तुमने ज्यादा एनर्जी, जो एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड की गई इस फोर्स की वजह से, वो भी स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो गई। वो कितनी एनर्जी थी, वो थी तुम्हारी क्या, मैकेनिकल एनर्जी थी वो कितनी स्टोर हुई, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहां से तुम निकाल लोगे, निकाल भी सकते हो, हाफ के की वैल्यू पुट कर दो यार, क्या है ये रहा, क्योंकि के की वैल्यू, हाँ यहां से पुट कर दो के की वैल्यू, QE बाय एक्स इनटू में, यहां से निकाला जा सकता है। ऐसे करने की जरूरत है, ऐसे करने की आई थिंक जरूरत है भी नहीं, ये में तो निकाल रहे हैं। चलो ऐसा कर देते हैं, हो जाएगा वैसे, कोई दिक्कत है नहीं। x की वैल्यू पुट कर दो, x नहीं है ना इसमें, तो x की वैल्यू पुट करोगे, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाय के स्क्वायर, तो इससे ये कट जाएगा, तो आ जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाय, ये देखो टोटल एनर्जी ये वाली प्लस ये वाली, ये कौन सी है, ये एसएचएम वाली एनर्जी है, तो ये कौन सी है, ये मैकेनिकल एनर्जी, तो दोनों का एडिशन आ जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। समझे या नहीं समझे, तो मेन बात यहाँ पे ये थी। चले, कुछ नहीं था, स्प्रिंग लगाया था, वो ऑसिलेट कर रहा था, फिर तुमने क्या किया, उसको इस तरफ थोड़ा खींच दिया, फिर और उधर जाकर ऑसिलेट करने लगे। बस ये है, जो जिस फोर्स से खींचा वो फोर्स स्प्रिंग के अंदर, सॉरी वो एनर्जी स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर हो गई। वो वाली एनर्जी कितनी है, ये वाली है, और जो एसएचएम था वो वाली एनर्जी ये वाली है। ठीक है, नहीं है, ओके आगे चलते हैं। ओके
हो गया। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल।